हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक नेवल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 20 की, जिसमें वायु परिवहन को देखते हैं। हम वायु परिवहन देखिए, ये छोटा प्रश्न काफी बार आया है वायु परिवहन में। सबसे तीव्रतम, देखिए वायु परिवहन क्या है, सबसे तीव्रतम है, बहुत कम समय लगता है वायु परिवहन में, आधुनिक है, ठीक है, नया परिवहन है और महंगा साधन है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है वह कौन सा परिवहन है जो सबसे तीव्रतम है, सबसे महंगा है और सबसे आधुनिक है। तो आपको क्या आंसर देना है, वायु परिवहन। ऐसा पूछा जाए कौन सा परिवहन सबसे सस्ता है, तो कौन सा परिवहन सबसे सस्ता है, जल परिवहन, ठीक है। और सबसे अधिक वजन ढोने वाला भी कौन सा है, जल परिवहन। यदि बात करें हम स्थल भाग की, तो स्थल भाग में वजन ढोने के लिए कौन इस्तेमाल होता है, रेलवे। दुर्गम दूरस्थ स्थलों तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है, दुर्गम है, पहाड़ी इलाके, दूरस्थ कठिन जहां पर नहीं पहुंचा जा सकता, हम उनको भी पार कर सकते हैं। आपातकाल में प्रभावी, आपने देखा हो कभी बाढ़ आ जाती है या भूकंप आ जाती है, तो हम वहां पर वायुयान सेवाएं या हेलीकॉप्टर की मदद से हम आपातकालीन सेवाएं देते हैं, तो इसमें बहुत उपयोगी है। भारत में शुरुआत कब हुई, 1911 में, ठीक है, इलाहाबाद व नैनी के बीच, इलाहाबाद के पास में नैनी पड़ता है, तो उन दोनों के बीच में पहली बार उड़ान डाक सेवा के लिए उड़ी थी। 1953 में जो वायु सेवा है उसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। जिसके बाद इंडियन एयरलाइंस निगम, ये दो ही कंपनियां रह गई, इंडियन एयरलाइंस निगम और एयर इंडिया, ठीक है। जितनी भी कंपनियां थी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इंडियन एयरलाइंस निगम व एयर इंडिया के अंतर्गत उन्हें मर्ज कर दिया गया 1 मार्च, ठीक है, 1994 की बात है। 1 मार्च 1994 को इनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये जो कंपनियां हैं इनका एकाधिकार इस मार्केट से समाप्त कर दिया गया। और द नेशनल एविगेशन कंपनी ऑफ इंडियाज लिमिटेड, ये आपको नाम याद रखना है, द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडियाज लिमिटेड, ठीक है, इसकी स्थापना की गई, जिसको वर्तमान में एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए एयर इंडिया तो वर्तमान में संकट में है, वैसे भी आपने बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ा है, पिछले 1 साल में काफी चर्चा में रहा है, तो ये एयर इंडिया के नाम से चल रही है। हैदराबाद का, अब बात करते हैं हम हवाई अड्डों की। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, आपको नाम भी याद रखना है, मानचित्र में भी आ सकता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, हैदराबाद में। ये एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है। जुलाई 2012 में राजस्थान के जोधपुर को भी भारतीय वायुसेना को कहा गया कि आप इसको ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में विकसित कीजिए। तो आपको याद रखना है, जोधपुर का डबोक हवाई अड्डा 2012 से ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब देखिए ग्रीन एयरपोर्ट क्या होता है, देखिए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन को कम कर, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम करेंगे, जहां विद्युत जो कोयले से बनकर आती है उसका उपयोग करते हैं, उसके बजाय सौर ऊर्जा या फिर पेड़ अधिक लगाकर या फिर अन्य एनर्जी, ठीक है, फ्यूल है उसका अलग तरीके का फ्यूल काम में लेकर हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। करने संबंधी विधियों को प्रयोग में लाया जाता है, उस एयरपोर्ट को कहते हैं ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। कहाँ कहाँ बन रहे हैं अभी वर्तमान में, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं उनको ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए सिक्किम भारत का 100वां एयरपोर्ट था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के जो एयरपोर्ट है हमने उनको 4 श्रेणियों में बांटा है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वे हवाई अड्डे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं बहुत बड़े हैं, तो आपको याद रखना दिल्ली। देखिए दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम क्या है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको ध्यान रखना है। कोलकाता, तो कोलकाता का है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मुंबई, तो मुंबई का एक तो सांता क्रूज है, सांता क्रूज, ठीक है, और शिवाजी टर्मिनल है, शिवाजी एयरपोर्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। चेन्नई में मीना मम्बकम, ठीक है, ये एयरपोर्ट का नाम है। तो ये 4 हवाई अड्डे हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की श्रेणी में ऊपर रखा गया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है उनको फॉलो करते हैं ये। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बहुत हैं भारत में, लेकिन हमने उनको अलग भागों में बांट दिया है। बड़े हवाई अड्डे, ठीक है, ये बड़े हवाई अड्डे देश में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, ठीक है, जयपुर और लखनऊ, जयपुर तो राजस्थान की राजधानी होगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की और वाराणसी भी है। मध्यम श्रेणी के एयरपोर्ट
इलाहाबाद, वाराणसी, भुवनेश्वर ये मध्यम श्रेणी के एयरपोर्ट है। और छोटे हवाई अड्डे जो अभी विकसित किए जा रहे हैं, जैसे झांसी हो गया, अंकोला हो गया, जबलपुर हो गया, तो ये 4 भागों में हमने बांट दिया। किसको? हवाई अड्डों को। भारत के जो हवाई अड्डे हैं उनको हमने 4 भागों में बांट दिया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बड़े हवाई अड्डे, मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डे और छोटे हवाई अड्डे। आप 2-3 एग्जाम्पल जरूर याद रखें और इन चारों के आपको नाम याद रखने हैं पक्के, क्योंकि मानचित्र में इनमें से काफी बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट है हवाई अड्डों के लिए अनुकूल दशाएं। देखिए भारत में हवाई अड्डे लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसी क्या अनुकूल दशाएं हैं भारत में कि हवाई अड्डे इतनी संख्या में बढ़ रहे हैं, या फिर भारत में कौन से प्रमुख वो बातें हैं जिससे यहाँ पर हवाई अड्डे विकसित किए जा सकते हैं। देखिए पहला तो है भारत का विशाल बाजार, ठीक है। वायु परिवहन को और गति मिल सकती है क्योंकि भारत का खुद एक विशाल बाजार है। भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, यात्रा करते हैं और घरेलू यात्राएं भी बहुत अधिक होती हैं, तो भारत का विशाल बाजार। भारत की स्थिति, अब भारत है वो मैं विश्व के मानचित्र में यहाँ पर स्थित है कि इधर वाले देश यूरोप, पश्चिम, ठीक है, पश्चिमी देश जो है, पूर्व वाले देश भी हैं, तो इनके सेंटर में भारत पड़ता है। तो भारत है प्रमुख वायुयान जो मार्ग है विश्व के, उनके मध्य में स्थित है। तो भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर है, ठीक है। वायुयान बनाने के लिए, देखिए वायुयान बनाने के लिए एल्यूमिनियम चाहिए जो पर्याप्त मात्रा में भारत के पास है। हवाई अड्डों के निर्माण हेतु समतल और कठोर भूमि चाहिए, वो भी भारत में है। और तकनीकी ज्ञान चाहिए, तकनीकी ज्ञान भी भारत में है, ठीक है। तो ये और बढ़िया बात है भारत के लिए। एक देश की विशाल जनसंख्या है। अब देश की विशाल जनसंख्या है तो निश्चित रूप से वायु सेवा का लाभ उठाएगी, तो फिर वायु सेवा में फायदा होगा। देश का विशाल पर्यटन उद्योग है, और पर्यटन उद्योग है तो कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे तो वायु परिवहन का उपयोग करेंगे। तो ये अनुकूल दशाएं हैं कुछ जिससे भारत में वायु परिवहन है वो गति पकड़ सकता है और इसका भविष्य उज्जवल दिखता है। तो भारत सरकार ने इस भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 जारी करी, ठीक है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 पहली बार नागरिक उड्डयन नीति जारी की गई। इस नीति के तहत क्या लक्ष्य रखे गए, देखिए 2022 तक नागरिक उड्डयन मामलों में 2022 तक भारत अभी वर्तमान में 9वें स्थान पर है, ठीक है। तो भारत को कौन से स्थान पर लाना है? यात्री भार के अनुसार तीसरे स्थान पर लाना है। भारत को विश्व में तीसरे स्थान पर लाना है। घरेलू टिकटिंग की बात करें तो यदि घरेलू टिकटिंग का जो बाजार है वो अभी वर्तमान में 8 करोड़ का है, उसे 30 करोड़ तक पहुंचाना है। तो 8 करोड़ से 30 करोड़ पहुंचाना है। हवाई अड्डों की संख्या है वो 2016 में स्वतंत्र थी, उसको 127 कर रहा है, 50 प्लस और करने हैं। जो वायु परिवहन है वो आम आदमी तक पहुंच आम आदमी तक हो, मतलब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़े, ये सपना है भारत सरकार का। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का विकास करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का विकास करना। आप देख रहे हो जो नए हवाई अड्डे बन रहे हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पर बन रहे हैं। इस क्षेत्र में अब देखिए, इस क्षेत्र में जो भी काम होता है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हो, मतलब भारत में दूसरे देश निवेश करें और भारत ही अपने बाजार का उपयोग करे, भारत में ही सामान बने। तो मेक इन इंडिया को इस नीति में जोड़ा गया है, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन। इससे क्या होगा, भारत में ही सामान बनेगा, उससे भारत को फायदा होगा। 1 घंटे की जो यात्रा है उसका मूल्य है वो 2500 रुपये हो, ठीक है, और आधे घंटे की यात्रा का मूल्य 1200 रुपये तक हो। ये लक्ष्य रखे गए हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है हमें 2022 तक। इसमें केंद्र है अपनी भागीदारी रखेगा 80% और राज्य रखेगा 20%। देखिए बात करते हैं जल परिवहन की। जल परिवहन को हमने 2 भागों में बांटा है, आंतरिक जल परिवहन और महासागरीय जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? नदियों और झीलों के माध्यम से। विश्व में भारत का जहाज रानी की दृष्टि से 16वां स्थान है अभी वर्तमान में। देश में अधिकतर जो आंतरिक जल परिवहन होता है वो गंगा नदी और यमुना नदी, ठीक है, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है वहीं पर। तो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम और केरल। केरल में कुछ नदियां हैं और झीलों के माध्यम से अधिक होता है। 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशी जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं भारत में जल मार्ग कौन कौन से हैं। देखिए वर्तमान में जल मार्गों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन प्रारंभ में 6 रखे गए थे। आपको पहला और दूसरा हमेशा याद रहना चाहिए। नेशनल वाटरवे फर्स्ट गंगा नदी में बना है, हल्दिया से इलाहाबाद तक, ठीक है। हल्दिया से कहां तक? इलाहाबाद से, या इलाहाबाद से हल्दिया, एक बात है। कितना किलोमीटर लंबा है? 1620 किलोमीटर लंबा है। तो गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक बना है। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी में बना है, सादिया से धूबरी, 891 किलोमीटर लंबा है, सादिया से धूबरी 891। फिर ये आंतरिक जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक पारित किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक कब पारित किया गया? 2015 में। अब देखिए जो आंतरिक जल परिवहन है उसमें कुछ बाधाएं हैं
वो बाधाएं देखिए क्या है कि नदियों का मौसमी होना, वर्षा ऋतु में तो नदियों में पानी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, और जब वर्षा नहीं होती और वर्षा के अलावा जब सर्दियों का मौसम होता है तो उस समय नदियों का पानी बहुत जल स्तर कम रहता है, इसलिए बहुत दिक्कत है। भारत में जो नदियां हैं वो अधिकतर मौसमी नदियां ही हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर अधिकतर मौसमी नदियां हैं। जल स्तर में परिवर्तन कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इससे दिक्कत। अवसाद जो अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं तो वो अवसाद जमा हो जाता है, जिससे नावें और जहाज चलने में दिक्कत आती है। जलप्रपात, भारत में नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा बनाती हैं तो आप चलते चलते मार्ग में सीधा नीचे की तरफ जाएंगे, तो ऐसी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो जलप्रपात, अब जो नदियां हैं उनमें जो पानी आ रहा है उससे हमने क्या निकाल ली है, नहरें। तो सिंचाई के लिए नहरें निकालने से नदियों में पानी की क्या हो गई है, कमी। तो सिंचाई के लिए नहरें निकालने से जल की कमी हो गई है। जो तटीय क्षेत्र है, जो तट से सीमा लगती है, जो तटीय राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है, वहां पर जो नदियां हैं वो कैसी हैं, लवणीय हैं। अब लवणीय नदी होंगी तो उनका घनत्व बढ़ जाएगा, तो इससे दिक्कत होगी। लाभ क्या है, देखिए जल परिवहन से बहुत आसानी से आप लाभ बता सकते हैं। एक देखिए सबसे सस्ता परिवहन है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, जल परिवहन। रख रखाव खर्चा क्या है, कुछ नहीं, आपको ना तो रोड बनानी है, ना कोई मार्ग बनाना है, ना कोई टूट फूट है, तो रख रखाव खर्चा कम है। ऊर्जा की बचत है, आप पानी के बहाव के साथ बहते जा रहे हैं, ऊर्जा की बचत है। भारी सामान ले जाने के लिए उपयुक्त है कौन, जल परिवहन, या फिर हम महासागरीय परिवहन में भारी सामान के लिए उपयुक्त है। प्रदूषण पर नियंत्रण है, कोई प्रदूषण नहीं है, क्योंकि आप क्या नहीं यूज कर रहे हो, खनिज तेल यूज नहीं कर रहे हो, तो इसलिए प्रदूषण से मुक्ति मिलती है इसमें, तो ये इसके लाभ हो गए। अब देखिए महासागरीय जल परिवहन की बात करें तो भारत में इसका विकास धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बंदरगाहें आपसे मानचित्र में पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर है गुजरात में कांडला बंदरगाह, ठीक है, इसका नाम भी बदल दिया गया है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, तो कांडला बंदरगाह आपको ध्यान रखना है गुजरात में। उसके बाद में ये जो बम्बई है, बम्बई में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में, और मुंबई बंदरगाह भी है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। ये भारत का सबसे नया और सबसे आधुनिक बंदरगाह है। उसके बाद में गोवा की बात करें तो गोवा में है मारम गोवा, गोवा में जो बंदरगाह है वो मारम गोवा है। उसके बाद बात करें कर्नाटक में तो कर्नाटक में है मंगलुरु। उसके बाद में केरल में है कोचीन, केरल में बंदरगाह है कोचीन, और तमिलनाडु में दक्षिण में तूतीकोरिन, और यहाँ पर है चेन्नई। उसके बाद में यहाँ पर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ठीक है, और उड़ीसा में है पाराद्वीप। उसके बाद में बात करते हैं बंगाल की, तो बंगाल में कोलकाता और हल्दिया। ये भारत के बड़े बंदरगाह हैं, इनके नाम आपको याद रखने, मानचित्र में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से ही भारत का क्या होता है, महासागरीय जो व्यापार होता है वो इन बंदरगाहों के माध्यम से ही होता है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। लगा